हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था क्या कि जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें डिस्कस करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बेसिक पार्ट को। तो आज मैं हूँ आपके सामने उसी कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो बेसिक पार्ट है वो क्या होता है भाई? बेसिक पार्ट तो ये है ना कि मोशन हो रही है, तो मोशन किसकी हो रही है? किसकी होगी? ऑब्जेक्ट की मोशन होगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर आपसे ये कहा जाए कि वो मोशन में कब होगा, ओके, तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्ट इन मोशन। कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो उसके लिए आपके पास एक पॉइंट होता है क्या कि लाइक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो क्या अब मैं मूवमेंट कर रही हूँ? नहीं कर रही ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करूँ, जहाँ भी मैं हूँ, लाइक यहाँ पर हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ आ जाऊँ, तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है ना। अब ये जो पोजीशन चेंज हो रही है कैसे हो रही है? मेरे सराउंडिंग एरियाज में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है और अब मैं मूवमेंट कर भी पा रही हूँ। तो ये जो मेरी सिचुएशन है ये किस में होती है? इसको मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये मोशन में है। और मैं यहाँ पर क्या हूँ? मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ जो मोशन कर रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो आप यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे ऑब्जेक्ट इन मोशन को? एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है वो कब मोशन में कहा जाएगा? when position of object changes with respect to surrounding in a course of time। भाई जब भी आप मोशन करोगे, जब भी आपकी पोजीशन चेंज होगी, तो उस पोजीशन के चेंज होने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही ना। तो जो भी आपका टाइम यहाँ पर लगता है इन ए कोर्स ऑफ टाइम, अगर आपकी पोजीशन चेंज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट का कैसा होगा? उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कहेंगे? दैट इज इन मोशन। वो आपका मोशन में है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो अब आपके मोशन में होने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो लेते हैं, मतलब हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए चल रहे हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास वो क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो अभी मैंने क्या कहा कि जैसे मैं यहाँ हूँ और मैं मोशन कर रही हूँ, क्लियर। अब मेरा साइज तो काफ़ी बड़ा है और मैं यहाँ से यहाँ तक अगर मोशन कर रही हूँ, तो मतलब मेरी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है? बहुत कम आ रहा है। लेकिन मान लीजिए आपके पास क्या हो कि कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट हो, ओके, और वो छोटा सा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? बहुत बड़ी डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब उसकी पोजीशन लाइक पहले यहाँ पे है और फिर मान लीजिए बहुत दूर हो गई है। जैसे आप ये देख लो कि स्काई होता है और स्काई में क्या हो, एक काइट फ्लाई अगर कर रही हो, तो वो जो काइट है उसकी जो डिस्टेंस है बहुत चेंज हो जाती है ना भाई। उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज होती है। तो जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी जो पोजीशन है, जो भी चेंजेस वहाँ पे आ रहे हैं, उसके साइज़ के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अगर चेंज आते हैं, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि भाई वो पार्टिकल यानी कि वो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया है? जो भी उसका चेंज आया उसके रिस्पेक्ट में कैसा हो गया? बहुत छोटा हो गया है, ओके। और जब वो बहुत छोटा कंसिडर किया जाता है तो आप उसको क्या कह सकते हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट is said to be point object if it changes its position। अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा है? बाय डिस्टेंस which are much greater than its size। अगर इसके साइज के कंपैरेटिवली जो भी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो आप उसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? ए काइट फ्लाइंग इन द स्काई।
ये आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, क्लियर। या फिर आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, क्या, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। अर्थ क्या होती है? अर्थ खुद तो बहुत बड़ी होती है, और उस अर्थ के मतलब अगर आप ये कह दो कि जी ये आपकी अर्थ है और इसके सराउंडिंग एरिया में क्या कर रहा है कि ये एक सैटेलाइट है और ये क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। हमने कहा कि भाई ये सैटेलाइट यहाँ पर रिवॉल्यूशन कर रहा है, ऐसे, ओके। तो जब ये रिवॉल्यूशन करेगा तो इसकी जो पोजीशन है वो बहुत चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, और अर्थ का साइज बड़ा है तो इसकी पोजीशन में चेंजेस भी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन इस सैटेलाइट की खुद की तो डायमेंशन क्या है, एक फिक्स है ना, तो इसकी डायमेंशन तो कम है, और जो भी ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो पोजीशन चेंज यहाँ पे हो रहा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। सो इट कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसके बाद अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। भाई 1, 2 और 3 ये आपने सुने हैं ना, 1D 2D 3D। 3D मूवीज तो देखते ही होंगे आप। तो अब आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि मोशन कैसे होती है इनमें। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि कोई भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप जब किसी भी स्पेस में शो करना चाहते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, तो उसके लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। अब वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कौन कौन से? x, y और z। अब आप कहेंगे कि मैम 3 कोऑर्डिनेट्स क्यों होते हैं, हमने तो सिर्फ x और y पढ़े हैं। तो बच्चों जरा ध्यान करो, आपने जो अभी तक 10th क्लास में जो ग्राफ वाले जो सिचुएशन पढ़ी हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास एक x एक्सिस होता है और एक आपके पास क्या होता है, y एक्सिस होता है, क्लियर। ऐसे ही होता है ना। अब यहाँ पे ये क्या होता है कि ये आपके पास एक 2D फिगर होता है, क्लियर। 2D मतलब आपके पास जो भी आपकी कॉपी होती है, या फिर ये मान लीजिए मैं कहूँ कि ब्लैक बोर्ड है, तो ये कैसा है, मेरे पास 2D है। लेकिन अगर मैं स्पेस में किसी की पोजीशन बताना चाहूँ स्पेस में, तो वो कैसा होगा, क्या वो 2D होगा? नहीं ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो कैसा होगा, वहाँ पर 3D होगा। और जब वहाँ पर 3D होता है तो आपको 3 डायमेंशंस चाहिए, और 3 डायमेंशंस के साथ साथ आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो उस कंडीशन में हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, z कोऑर्डिनेट होता है, क्लियर। और इसमें अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं डिनोट कर रही हूँ किससे, p से। तो इसकी मैं पोजीशन को कैसे जस्टिफाई करती हूँ, तो भाई यहाँ से देखती हूँ मैं ये वाली पोजीशन, क्लियर। ये जिस पॉइंट पर आता है ये मेरे पास क्या होता है, x होता है, ओके। और ऐसे ये जहाँ पर ये होती है ये क्या होता है, मेरे पास क्या होता है, ये y होता है। लेकिन अगर अब आप यहाँ पर देखो, ये भाई आप 3rd कोऑर्डिनेट से अगर आप देखोगे तो जिस डिस्टेंस पे ये आता है यहाँ तक, ये हमारे पास कौन सी होती है, भाई ये होती है हमारे पास z की वैल्यू। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि हम जब भी स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना चाहते हैं तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, और इन 3 कोऑर्डिनेट से जो हमारे पास जो रेफरेंस फ्रेम बनता है उसको हम बोलते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब ये जो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, इनमें भाई अभी तो ये P पॉइंट क्या है, यहाँ पर फिक्स है, लेकिन हम किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाह रहे हैं, मोशन को। मोशन का मतलब ये मूवमेंट करना चाहिए। मान लीजिए ये P पॉइंट यहाँ पर है और ये P पॉइंट यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ओके। तो इसको मैं ले लेती हूँ Q पॉइंट, Q पॉइंट तक आना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। और जब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है ना। लेकिन क्या ज़रूरी है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे, नहीं ना। ये किसी एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए y और z की वैल्यू फिक्स रहे और x का चेंज हो जाए, या फिर आप कह दो कि x और z की वैल्यू फिक्स है और y में चेंज आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि x और y की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चेंज करें और z की वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे। मतलब कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है
कि जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें अगर चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के इंटरवल में, तो आप उसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। और उस मोशन में अगर किसी एक ही कोऑर्डिनेट की पोजीशन में चेंज होता है तो आप उसे वन डायमेंशनली मोशन बोलेंगे। अगर टू कोऑर्डिनेट्स में चेंज होगा तो आप उसे टू डायमेंशनली बोलेंगे। और अगर थ्री कोऑर्डिनेट्स, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स में चेंज होता है तो आप उसे क्या बोलेंगे, मोशन इन थ्री डायमेंशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब जरा हम इसे एक बार लिख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल in space is represented by three rectangular coordinates x, y and z। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, आप स्पेस में उसकी पोजीशन बताना चाहते हैं तो आप थ्री कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेते हैं। और वो थ्री कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है यहाँ पर, एक्स, वाई एंड जेड। और जब ये कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। व्हेन दीज कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब भी आपके ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। आप क्या कहेंगे कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब क्या सारे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, नहीं ना, जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी डेट ऑल द कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस विद टाइम। ओनली वन कोऑर्डिनेट में चेंजेस, ओनली टू कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस और ओनली थ्री कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस। मतलब एक भी चेंज हो सकता है, टू भी चेंज हो सकता है या फिर थ्री भी चेंज हो सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आपकी ये जो है मोशन होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो मैं इसको आगे एक बार डिफाइन करती हूँ, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लिखते हैं, however it is not necessary that all the three coordinates changes with time। भाई सारे चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में, ये नेसेसरी तो है नहीं। इवन इफ वन और टू कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विथ टाइम, then the particle is said to be in motion। अगर एक या दो भी चेंज होंगे ना भाई टाइम के रिस्पेक्ट में, तो भी आपका पार्टिकल कैसा समझा जाएगा, मोशन में समझा जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास जो मोशन है वो एक तरीके से थ्री टाइप्स की हो गई है। तो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या, मोशन इन 1D। तो मोशन इन 1D में आपके पास कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ओनली एक कोऑर्डिनेट। सो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, इफ वन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स changes with time, then the particle or object is said to be in motion इन 1 डायमेंशन। अगर कोई एक भी होगा ना चेंज तो भी आप क्या बोलेंगे कि 1 डायमेंशनली वो मोशन हो रही है। तो इसी वजह से आप इस मोशन को कहते हैं क्या, इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन।
क्योंकि जब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लाइक एक्स चेंज हो रहा है, बाकी कोई भी चेंज नहीं हो रही, तो एक लाइन बन रही है ना, सो इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, और यू कैन से रेक्टिलिनियर मोशन। सो फाइनली वी कैन से, एक पॉइंट और हमें मिलेगा क्या, फाइनली वी कैन से दैट द पार्टिकल moves in a straight line, कि जो भी आपका पार्टिकल है वो किसकी तरह मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह यहाँ पर मूव कर रहा है। अब कैसे मूव कर रहा है, लाइक हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये आप यहाँ पर है भाई, एक पोजीशन है आपके पास O और ये है A और ये क्या है अब नेक्स्ट है। तो अब आप यहाँ पर थे स्टार्टिंग में, आप यहाँ से कुछ डिस्टेंस आपने कवर की और आप यहाँ तक आ गए, x1 डिस्टेंस कवर की, तो आप यहाँ तक आ गए। लेकिन अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, मतलब आगे यहाँ तक चल रहे हैं और x2 जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहे हैं, तो आप इस बी पॉइंट पर आ चुके हैं। तो ये जो आपकी मोशन हो रही है कैसे हो रही है कि आपने ओ से चलना स्टार्ट किया, आप पहले ए पर आए और फिर ए से आप कहाँ गए, बी तक आए। तो आपकी जो मोशन है वो एक लाइन के अकॉर्डिंग हो रही है ना, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हो रही है। सो इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल होता है किसका, अ मोशन ऑफ एन एंट। एक चींटी चलती है ना, कैसे चलती है, हमेशा स्ट्रेट चलती है, सीधी सीधी चलती जाती है और उसके पीछे बाकी चींटियां चलती जाती है। तो जो चींटी की जो मोशन होती है ना वो क्या होती है, आपके पास वन डायमेंशनल मोशन होती है। एक एग्जांपल मैं आपको और कह सकती हूँ यहाँ पर, क्या, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब भाई आप बॉल को थ्रो करते हैं, अगर क्रिकेट खेलते हो तो आप कैसे थ्रो करते हो, ऐसे थ्रो करते हो, करेक्ट। लेकिन अगर आप वर्टिकली थ्रो करो, मतलब कि सीधा ऐसे ही, अगर आपकी बॉल इधर है तो आप एकदम स्ट्रेट ऐसे आप थ्रो करो, ओके। तो या फिर आपके पास बॉल ऊपर है तो आप एकदम ऐसे नीचे तक लेके आओ, एकदम स्ट्रेट लेकर आओगे। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा, मोशन इन वन डायमेंशन का। क्लियर हुआ मोशन इन वन डायमेंशन। इसी को ही हम क्या करेंगे, डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट भी क्लियर कराती हूँ, उसके लिए आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। मोशन इन वन डायमेंशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मोशन इन टू डायमेंशन। तो मोशन इन टू डायमेंशन में हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास टोटल कोऑर्डिनेट्स होते हैं यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स, उनमें से 2 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर चेंज होते हैं। सो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, व्हेन 2 of 3 coordinates changes with time, तो आपकी मोशन क्या होगी, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। क्लियर। और आप यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हो, क्या, कि ये जो भी आपकी मोशन होती है वन डायमेंशनल में तो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन आप यहाँ पर कह सकते हो मोशन अलोंग ए कर्व्ड लाइन। अगर आपके पास कोई कर्व्ड लाइन है और उसके अकॉर्डिंग आपकी मोशन हो रही है तो वो आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, मोशन इन 2D। तो कैसे होगी, इसे हम एक से ग्राफ से क्लियर कर लेते हैं। लाइक आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए, एक आपके पास ये क्या है, एक कर्व्ड लाइन है। क्लियर। अगर हमारे पास जो पोजीशन है इस अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर नेम दो इसे ए और ये बी, तो इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए ए, ये एक्स एक्सिस है, सो यू कैन से दैट x1 इज द कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर अगर आप इसकी सिचुएशन को देखें, इसकी पोजीशन को देखेंगे तो ये क्या होगी, y1। क्लियर है। ऐसे ही अब आप बी पॉइंट पर देखिए, तो बी पॉइंट पर क्या होगा, ये होगा जी x2, और यहाँ पर ये देखिए ये क्या होगा आपका, इस पॉइंट पर अगर आप इसे देखेंगे तो ये होगा हमारे पास y2। सो आप यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर सकते हैं क्या, x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट्स आप क्या मेंशन कर सकते हैं, x2 y2। तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, x और y, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो इस टाइप की जो मोशन होती है वो आपका किसका एग्जाम्पल हो जाती है, मोशन इन 2 डायमेंशन का। ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं।
आपने कैरम खेला है ना बेटा, अ कैरम कॉइन वो क्या करता है, रिबाउंड करता है। कहाँ से रिबाउंडिंग होती है भाई उसकी, बहुत स्मूथली तरीके से होती है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बोर्ड। जो भी हमारे पास कैरम होता है ना, उसकी साइड से, जो भी कैरम बोर्ड होता है उसकी साइड से वो क्या करता है, टकराता है, और टकरा कर फिर वो क्या करता है, दूसरी तरफ मूव करता है, बहुत स्मूथली मूव करता है। तो ये जो उसकी मोशन होती है ना, आपके पास कैरम बोर्ड में अगर आप देखोगे तो सिर्फ दो ही तो डायमेंशन होती है, एक होती है हमारे पास लेंथ वाली और एक होती है हमारे पास ब्रेड्थ वाली, यानी कि ये 2 डायमेंशन का एग्जांपल है। क्लियर। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मोशन इन 3 डायमेंशनल। तो आप इसे मेंशन करेंगे मोशन इन 3D। तो 3 डायमेंशंस में आपके सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं व्हेन ऑल ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस with respect to time, then particle is said to be in 3-dimensional motion। ठीक है। और आपकी ये जो मोशन है होती कहाँ है, दिस टाइप ऑफ मोशन occurs in space। तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं लाइक ए काइट फ्लाइंग इन द स्काई। जो भी आपकी जो काइट होती है जो स्काई में फ्लाई कर रही होती है वो आपके लिए किसका एग्जांपल होती है, 3D मोशन का। वाई, क्योंकि वहाँ पर उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंजेस होते हैं। सो अगर आप इसे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपके पास होगा जेड एक्सिस। और यहाँ पर अब आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स में अगर चेंजेस होता है, सो लाइक आपके पास इस तरीके से चेंजेस हो रहा है, ये है आपके पास x1, y1 और z1। क्लियर। और यहाँ पर ये है हमारे पास x2, y2 एंड z2। तो ये जो आपके पास मोशन होगी ये क्या होगी, मोशन इन 3D। क्लियर हुआ। तो तीनों टाइप्स को डिस्कस करने के बाद मैं जरा आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा आपका एग्जांपल जो है वो मोशन 1 डायमेंशनल का है या फिर नहीं है। तो इसके लिए एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास यहाँ पर मैंने आपको 4 फिगर बनाकर दिखाए हैं, ये फिगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा फिगर आपका 1 डायमेंशनल मोशन का है, और अगर बाकी के फिगर अगर 1 डायमेंशनल मोशन के नहीं है तो फिर वो कौन सी मोशन के, आप क्या मुझे बता सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको देखते हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट वाले फिगर को हम देखते हैं। तो फर्स्ट वाले फिगर में क्या देख रहे हो, ये एक्स है, एक्स मतलब पोजीशन, ओके, और ये क्या है, टाइम है। तो पोजीशन और टाइम के बीच में ये ग्राफ है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी एक फिक्स टाइम पर बात करूँ तो इस फिक्स टाइम पर मैं देख रही हूँ कि एक तो ये पोजीशन है मेरी, भाई जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी ये पोजीशन है, और उसके साथ साथ में एक ये पोजीशन है। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी एक ही टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन मिले, नहीं ना। एक कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स टाइम पर एक ही जगह तो रह सकता है, 2 जगह तो नहीं रह सकता। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हमारे पास कैसी है, इम्पॉसिबल सिचुएशन। और जब इस तरह की सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल हो ही नहीं सकती है तो हमारे पास ये जो मोशन है ना 1 डायमेंशनल है, ना 2 डायमेंशनल है और ना ही 3 डायमेंशनल है। क्लियर हुआ। तो हम इस तरीके से ग्राफ से भी बता सकते हैं कि कैसी हमारी डायमेंशन है, कैसी हमारी मोशन है। तो जरा अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है, स्पीड। ओके, ध्यान है ना आपको, स्पीड आपने पढ़ा है 9th 10th में। और ये क्या है हमारे पास, टाइम। तो यहाँ पर आप देखो आपके पास क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस तरफ अबव साइड में आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ क्या होता है, नेगेटिव। सो आपकी स्पीड यहाँ कैसी है, नेगेटिव है। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती ना, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ये हमने 9th 10th में साइंस में पढ़ा है। तो ये हमारे पास भी क्या हो गई है, इम्पॉसिबल सिचुएशन। और जब हमारे पास ये इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई है तो आपकी ये मोशन ना 1 डायमेंशनल है ना 2 डायमेंशनल है। क्लियर। तो अब इसके बाद आप बात कीजिए, इधर यहाँ आपके पास वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम। अब भाई वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, तो इस कॉन्सेप्ट से हम कहेंगे कि ये ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ एरो के साइन लगे हुए हैं। एरो का मतलब है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है
और यहाँ हम देखें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अगर हम किसी एक पॉइंट पर बात करें, मान लीजिए इस टाइम पर हम ले रहे हैं जितना भी है, मान लीजिए 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड पे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, लेकिन इसी 2 सेकेंड पर तो वेलोसिटी नेगेटिव भी है और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन है एक ही टाइम पर। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। अब इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ फिगर। इसमें हमारे पास ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और आप क्या देख रहे हो कि ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो वो हमारे पास कौन सा हो जाता है? वन डायमेंशनल। सो ये जो हमारे पास फिगर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर वन डायमेंशनल मोशन को। क्लियर हुआ? अब वन डायमेंशनल मोशन जो है हमारे पास, हमने ये तो बता दिया कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन को। तो अभी तक जितना भी हमने कॉन्सेप्ट समझा है उसमें बेटा आपने एक पॉइंट तो नोट किया होगा, क्या? कि हमें जब भी स्ट्रेट लाइन की मोशन की बात करेंगे हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए ना। और टाइम के साथ साथ हमें क्या चाहिए भाई? पोजीशन भी चाहिए, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं क्या, व्हेन पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हमें एक तो पोजीशन का मेजरमेंट करना है और एक किसका मेजरमेंट करना है? टाइम का। तो जब हम इन दोनों का मेजरमेंट कर लेते हैं तो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं किसका? मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। सो वी कैन राइट हियर, फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन in a straight line, we require measurements of position and time। हमें भाई पोजीशन और टाइम दोनों का ही मेजरमेंट करना है। एंड फॉर दीज मेजरमेंट्स वी रिक्वायर थ्री पॉइंट्स। एंड व्हाट आर दीज पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है ओरिजिन। हमें एक तो भाई ओरिजिन की ज़रूरत है, दूसरा हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर किसकी? डायरेक्शन की, और तीसरा हमें रिक्वायरमेंट है किसकी? यूनिट की। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी? मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। सो फॉर मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है क्या? ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या होता है? ओके, तो ओरिजिन आपके पास क्या होता है? एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है? आपको इतना तो पता ही है, हमने 9th-10th में पढ़ा है। क्या वैल्यू क्या होती है ओरिजिन पॉइंट पर? 0 होती है। सो यहाँ पर हम नोट करते हैं, फॉर मेजरमेंट ऑफ पोजीशन a reference point is chosen arbitrary. This reference point, ये जो reference point होता है हमारे पास, ये क्या कहलाता है? is called origin। and the value at origin is taken as 0। ओरिजिन पर जो वैल्यू होती है वो हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। क्लियर? अब आप अगर ओरिजिन पर 0 वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो सिचुएशन होती है। वो क्या क्या होती है कि भाई अगर आप हॉरिजेंटल लाइन की बात कर रहे हो, ओके, इन हॉरिजेंटल लाइन, तो आप एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, लाइक हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। अब हमने क्या कहा कि ओरिजिन हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं। सो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को ओरिजिन ले रही हूँ, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है? 0 है।
तो इसकी जो राइट साइड में, क्लियर, जो भी आपकी राइट साइड में जो वैल्यूज़ मैं लूँगी वो कैसे लूँगी, पॉजिटिव लूँगी। भाई वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है 0 के बाद, और अगर मैं इससे पहले लेफ्ट साइड की बात करती हूँ तो यहाँ पर मेरी वैल्यूज़ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर हुआ पॉइंट। और अगर यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बजाय वर्टिकल लाइन की बात करती हूँ तो वर्टिकल लाइन में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सपोज किया हमने ओरिजिन है, तो ओरिजिन पॉइंट के अबव, ओके, अबव पॉइंट पर हम जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और जब हम इस ओरिजिन के बिलो लेते हैं तो बिलो वाले जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, ओरिजिन का सिलेक्शन। अब ओरिजिन के बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। सो सेकंड ऑप्शन इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में अभी अभी हमने क्या क्या डिस्कशन किया, वही सब कुछ यहाँ पर लिखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कि राइट टू द ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन के राइट साइड में जा रहे हो तो आपकी जो भी डायरेक्शन है वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर है। और अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट आ रहे हो, लेफ्ट टू द ओरिजिन, तो वो आपकी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। सिमिलरली अबव ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के अबव अगर आप मूव कर रहे हो लाइक ऐसे, तो ये आपकी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। और बिलो ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बिलो आप आएंगे तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट पे क्या आता है, यूनिट। यानी कि जो भी आपके पास पोजीशन है उसकी यूनिट आप क्या लेते हैं, तो यूनिट हम पोजीशन की कुछ भी ले सकते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, हमारे पोजीशन के मैग्नीट्यूड पे। सो इट मे बी टेकन एज सिस्टम डिमांड्स। जो भी हमारे सिस्टम की डिमांड होगी हम उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। ओके, डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। जो भी हमारे पास डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा ना उस पर डिपेंड करेगा। सो हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं लाइक हम इसे मीटर में भी ले सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, किलोमीटर में भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा हम कुछ भी ले सकते हैं जिसमें भी हमारा सिस्टम डिमांड करता है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट लिया किसका, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन का। अब हम बात करेंगे किसकी, मेजरमेंट ऑफ टाइम की। तो टाइम में हमारे पास क्या होता है, वही हमें ओरिजिन सेलेक्ट करना है, लेकिन हम ओरिजिन को अब ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ओरिजिन को कैसे सेलेक्ट करेंगे, सो फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम इनिशियल टाइम, जो भी हमारा स्टार्टिंग का टाइम होता है जहाँ पे हमारा कोई भी इवेंट या फिर चेंज स्टार्ट होता है वो, और वही हमारा क्या होता है, ओरिजिन। सो इनिशियल टाइम इज टेकन एज ओरिजिन। तो जो भी आपका इनिशियल टाइम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप क्या लेते हो, डायरेक्शन लेते हो। तो डायरेक्शन में हम क्या कहेंगे कि भाई हमने जो भी टाइम के इनिशियल टाइम के बाद हम लेकर चलते हैं, है ना, आफ्टर इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम के हम बात चलते हैं तो टाइम इज टेकन एज पॉजिटिव, तो हम उसको क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव लेकर चलते हैं। क्लियर। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। फिर उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास किसका आता है, यूनिट का आता है। तो सेम जैसे हमने बात की किसकी, पोजीशन के लिए, कि ये जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, सेम यहाँ पर ये भी पोजीशन पर ये भी सिस्टम पर डिपेंड करता है। और साथ साथ में ये किसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, टाइम के मैग्नीट्यूड पे। और वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लाइक सेकेंड हो सकता है, आवर हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई मंथ हमारे पास हो सकता है, या फिर ईयर हो सकता है। सो दैट आर द पॉइंट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो अब हमने यहाँ पर जो मोशन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन के लिए, जिसमें हमें पोजीशन और टाइम दोनों का मेजरमेंट करना है, उसके लिए जो बेसिक पॉइंट चाहिए हमने उनको डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास एक मेन कॉन्सेप्ट आता है क्या, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। भाई हमने ये डिस्कस तो कर लिया कि कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन में कैसे आता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी तो डिस्कस करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी अगर हुआ
तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की। तो हम अभी तक क्या पॉइंट लेकर चल रहे थे कि जब हमारे ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग में जो भी हमारे पास टाइम होता है, उस टाइम में हम अगर हमारी पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो हमारे पास कैसा होता है, मोशन में हो जाता है। लेकिन अगर हमारी पोजीशन चेंज ना हो तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यही है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कब कहोगे, when its position doesn't changes with respect to surrounding in a course of time। यानी कि आपके जो भी आपका टाइम इंटरवल है उसमें आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। क्लियर। जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो क्या पोजीशन की वैल्यू को हम कांस्टेंट सपोज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट हमारे पास यही हो गया, क्या कि पोजीशन हैज ए कांस्टेंट वैल्यू। अब पोजीशन को बेसिकली हम x से डिनोट करते हैं, तो सो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, x0 है। मतलब कुछ भी हो सकती है लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब भाई पोजीशन अगर कांस्टेंट है तो क्या वो टाइम पर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही ना। तो देखा ना आपने, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट और दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट आपको मिल गया है। सो यू कैन से दैट द पोजीशन हियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हियर। भाई टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर। अब टाइम पर डिपेंड अगर नहीं करती है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमें देखो इसी पॉइंट से मिल रहा है, क्या कि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। मतलब कि अगर आप पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो वो आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आप देख सकते हो क्या कि चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमने ले लिया टाइम एक्सिस और ये हमने ले लिया पोजीशन का एक्सिस, और हम क्या कह रहे हैं कि भाई पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर किसी एक जगह पर जो पोजीशन की वैल्यू है वो x0 है और टाइम पर वो डिपेंड भी नहीं करती है। सो टाइम की वैल्यू कुछ भी हो, लाइक अगर हम ये कह दें कि जो टाइम है, मान लीजिए यहाँ हम ले रहे हैं 5 सेकेंड और इस पर हम पोजीशन चेक कर रहे हैं, तो भाई वो तो कांस्टेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे भी लूँ तो भी वो कांस्टेंट है, या फिर अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाते हैं तो भी कांस्टेंट ही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके आप इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, मिलाने पर आपको ये ग्राफ मिल गया, दैट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आपको ये कैसा मिल रहा है, पैरेलल आ रहा है ना, किसके, एकदम स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है किसके, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको मिलता है ए स्ट्रेट, या फिर आप कह सकते हो पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए हैं किसके, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के। तो जब आपके इन कॉन्सेप्ट्स को, इन सिचुएशंस को अगर कोई ऑब्जेक्ट फुलफिल करता है तो आप उसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको डिस्कस कर लिया है कि भाई अभी हमें आगे की जो डिस्कशन करना है, लाइक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके लिए हमें इन बेसिक चीज़ों का, है ना, इन सबका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हमने इंट्रो पार्ट डिस्कस किया है मोशन का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे किसका, डिस्टेंस का और वेलोसिटी का। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।